सौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सबसे पहले क्लास में चर्चा हो चुकी है रणनीति के संबंध में, और हमने जैसे वादा किया था उस वादे के अनुसार हम उपस्थित हैं। और ज्योग्राफी सेक्शन में हम लोग 3 सेक्शन लेके चलने वाले थे: कंसेप्ट, मैप एंड फैक्ट। कंसेप्ट की सीरीज़ को आज हम शुरू करते हैं, और शुरू करने का टॉपिक होगा जलवायु परिवर्तन की आधारभूत समझ से। आधारभूत समझ इसलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि आपको ज्योग्राफी का बेसिक समझ हो जाए। इवन क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए ये आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप आगे पढ़ते हैं अन्य सेक्शन में ज्योग्राफी के, वहाँ पर भी इसका उपयोग, इकोलॉजी में भी इसका उपयोग होगा। जब विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों में हम लोग जलवायु क्षेत्रों के क्या प्रभाव पड़े हैं, उनका क्या प्रबंधन कैसे करना है, उसके प्रयासों का क्या दृष्टिकोण है, वो सब देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के आधारभूत समझ को हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो होगा अक्षांश होगा। अक्षांश के बाद हम लोग देशांतर देखेंगे, और देशांतर के बाद हम लोग देखेंगे प्रधान यामोत्तर रेखा और जीरो मेरिडियन लाइन जिसे ग्रीनविच बोलते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखेंगे, और पृथ्वी का घूर्णन और परिभ्रमण। ये आज के क्लास की संकल्पना का आधार है उसके, और इसे हम क्रमबद्ध रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की संरचना को आप लोगों ने देखा ही होगा विभिन्न जगहों पे। पृथ्वी की जो संरचना है ये लगभग कुछ इस टाइप की है। अक्षांश शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, और इसे हम बेहतर तरीके से अभी डिटेल में समझेंगे। अभी ये 0 डिग्री है, और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब डिटेल में बात करेंगे सब क्या है। और ये मान लेते हैं हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ये 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार नीचे की तरफ साउथ होगा 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। इसे जान लेना कि उचित है, क्योंकि हम लोग अक्षांश को समझने वाले हैं। अक्षांश ही हैं, लेकिन इसे देख लेना क्योंकि इनका हम रेफरेंस लेंगे समझने में। तो ये कोई पृथ्वी पे खींची गई वो वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि भौगोलिक समझ को विकसित करने के लिए आधारभूत संकल्पना है। तो देखते हैं अक्षांश रेखाएं। और अच्छा, 0 डिग्री विषुवत रेखा को हम लोग बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं, उसका कारण, भौगोलिक कारण हम लोग चर्चा करेंगे। अक्षांश क्या होता है? आप लोगों ने विभिन्न माध्यमों से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी वगैरह में अक्षांश पढ़ा होगा, समझा भी होगा। बहुत लोग समझ में आ रहा है, ये तो बहुत बेहतर बात है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आज समस्या का समाधान हो जाएगा। अक्षांश जो होता है पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के, मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए उसका केंद्र है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा, अब विषुवत रेखा बता दिया 0 डिग्री ही विषुवत रेखा होती है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी नहीं, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी, इसको आप लोगों ने 9th-10th में कोणीय दूरी की संकल्पना को गणित में समझा ही होगा। कोणीय दूरी क्या होती है? थीटा जो होता है उसी को कोणीय दूरी बोलते हैं, और एनुलर डिस्टेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा मैथ का सहारा लेके, थोड़ा सा साइंस सहारा लेके हम समझ
एक संकल्पना पारित की गई जिसे अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, विषुवत रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं, मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। ये तो बात होगी अक्षांश की। अक्षांश क्या है? अक्षांश है पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। अब अक्षांश को अगर आप बेहतर तरीके से समझ लिए हैं तो देखते हैं अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा क्या है? देखिए, मान लीजिए कि इस परिभाषा के अनुसार ये कोणीय दूरी है, एक कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी है। अब ये मान लेते हैं लगभग सारे 20 डिग्री नॉर्थ पे हैं, 20 डिग्री नॉर्थ पे, ये भी 20 डिग्री नॉर्थ पे है, 20 डिग्री नॉर्थ पे। इन 20 डिग्री नॉर्थ वालों को अगर सारे बिंदुओं को मिला देने से जो रेखा बनती है उसे ही अक्षांश रेखा, अर्थात 20 डिग्री अक्षांश वाले समस्त बिंदुओं को मिला देने से जो रेखा बनती है उसे 20 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और तो अक्षांश रेखा क्या है? समान अक्षांश वाले, जो समान अक्षांश वाले बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप अक्षांश और अक्षांश रेखा को अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात और है, अक्षांश रेखाएं हमेशा विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, ये। तो अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, यह समझ सकते हैं। तो विभिन्न समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो विषुवत रेखा के समानांतर होती है। और प्रति 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ये मान लीजिए 1 डिग्री साउथ है, तो इनके बीच की एक औसत दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर होगी। ये औसत दूरी है। प्रति 1 डिग्री के अंतर पर ये 1 डिग्री जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें 111 औसत दूरी जोड़ते जाएंगे। हालांकि ये दूरी एक औसत दूरी है, सभी जगह समान नहीं है। इसको थोड़ा समझा के देखते हैं और अच्छे से। जैसे जैसे हम लोग जाते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं या उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, तो उससे क्या हो गया? अक्षांशी दूरी में क्या आएगी? कमी आएगी। अक्षांशी दूरी में कमी आएगी। इसी कारण विषुवत रेखा पर अक्षांशी दूरी 111.7 किलोमीटर होती है, वहीं ध्रुव पर अक्षांशी दूरी लगभग 110.6 किलोमीटर होती है। हालांकि ये फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो हम लोग एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग, उसके दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग 0 डिग्री से अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? अक्षांशी दूरी में कमी आती है। कभी कभी ये स्टेटमेंट के रूप में किसी क्वेश्चन में दे देता है प्रीलिम्स में। और एक बात और करते हैं, जो हमारी ये पृथ्वी है, जो ये विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी क्या एक रेखा न बनाकर एक त्रिज्या बनाती है। त्रिज्या क्यों बनाती है? पृथ्वी हमारी जानते हैं गोलाव आकृति की है। गोलाव आकृति के कारण जो अक्षांशों को विभिन्न समान अक्षांशों में मिलाने वाली एक रेखा न होकर एक वृत्त होती है। और हम जानते हैं कि ध्रुवों की ओर जब जाते हैं,
इसमें क्या आ रही है, अक्षांशीय दूरी में कमी आ रही है। तो उसी प्रकार अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में भी कमी आती है। त्रिज्या में क्यों कमी आती है? क्योंकि ये जो पृथ्वी का आकार है, एक आकार है जो है वृत्त के लगभग समान है। हालांकि ये वृत्त के बिल्कुल समान नहीं, अंडाकार जैसा है। अक्षांश रेखा का जैसे जैसे त्रिज्या में कमी आती है, फलस्वरूप इसकी अक्षांश रेखा, जिसे हम संकल्पनावाद कर रहे हैं, अक्षांश रेखा में भी कमी आती है। और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव पे पहुंचते हैं तो ध्रुव पर यह त्रिज्या में न होकर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम मैप माध्यम से अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पृथ्वी की एक है, ये हो गया विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर। लगभग ये त्रिज्याकार बनती है इसकी, ये वृत्ताकार बनेगा। उसके बाद इसकी त्रिज्या में देखिए वृत्ताकार संरचना होने के कारण इसके कमी आ रही है। यहाँ मानिए जितना है तो यहाँ और कम हो गया है, यहाँ और कम हो रहा है, यहाँ और कम हो रहा है, और ये ध्रुवों पे जाके एक बिंदु के रूप में, अर्थात ये यहाँ पर इतना है। अगर हम पूरा वृत्त सर्कल खींच दें, यहाँ पे इतना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर एक वृत्त न बनकर यहाँ पर एक बिंदु के रूप में। ये संकल्पना है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो त्रिज्या में कमी आती है। ठीक है, त्रिज्या में कमी के कारण धीरे धीरे जब हम पोल की तरफ पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यह एक वृत्त के रूप में ना होकर एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये संकल्पनाएं कभी कभी पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया कि जीरो से ये अर्थात विषुवत रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आने के फलस्वरूप अक्षांश रेखा के आकार में कमी आती है। फलस्वरूप ध्रुव पर यह बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये रहा अक्षांश। अगर अक्षांश संबंधी कोई भी कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अगले सेक्शन में इसको आपका डाउट कंप्लीट करेंगे। जोन क्या होता है? देखिए, जोन बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। इसको हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये मान लीजिए विषुवत रेखा हो गई, ये मान लीजिए 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इन दो अक्षांशों अर्थात इसके बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? कटिबंध या जोन बोलते हैं। अच्छा, आप लोग बाइलिंगुअल रहिए, क्योंकि जानते हैं कभी भी एग्जाम में आप लोग जो निर्देश आते हैं उसमें पढ़ेंगे तो हमेशा ये यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग भी कहता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी में विभिन्नता आती है प्रश्नों में तो अंग्रेजी को ही मान्य करेंगे। इसलिए, और कभी कभी वो गूगल का ट्रांसलेशन होता है तो समझ में नहीं आता, तो वहाँ भी आपको अंग्रेजी सहयोग कर सकता है। तो कटिबंध को जोन बोलते हैं। तो कटिबंध क्या है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध का उपयोग हम पूरे क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे और इसके साथ साथ ज्योग्राफी में जहाँ भी इसका उपयोग होगा, जहाँ संभव उपयोग होगा वहाँ पर करेंगे। उसके अलावा हम लोग इकोलॉजी में भी करेंगे। और यहाँ पर देखें 90 डिग्री नॉर्थ साउथ से अक्षांश रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त बनाते हैं। ये कंसेप्ट पहले ही बात कर लिए गए, अभी जस्ट बात किए हैं कि यहाँ पे जाने पे क्या होता है, 90 डिग्री पे ये बिंदु के रूप में रहता है, उससे इसकी त्रिज्या में कमी होने के फलस्वरूप ये होता है, ये और ये बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। अब विषुवत रेखा हमने एक बार सिर्फ उसका परिचय किया है, अब उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। विषुवत रेखा है क्या? विषुवत रेखा जानना क्यों जरूरी होता है? देखिए, विषुवत रेखा वो बिंदु होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती हैं, हमेशा लगभग
लंबवत होती हैं। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, वो टेक्निकल बात है। धीरे धीरे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी सेंसर जब तापमान चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ सूर्यताप पढ़ेंगे तो वहाँ पर और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। विषुवत रेखा क्या है? पहली बात तो ग्लोब का जो, वो तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो पहली संकल्पना है दोनों ध्रुव क्या होते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को ध्रुव बोलते हैं। दोनों ध्रुव को समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। समान दूरी पर किससे है? ध्रुव से। तो ध्रुव ये हो गए 90 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया ऊपर साइड, और ये 90 डिग्री साउथ हो गया। इससे समान दूरी पे जो होगा उसे ही क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। और ये पृथ्वी पे कोई खींची गई रेखा नहीं है, ये एक भौगोलिक संकल्पना है जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और ये पृथ्वी के दो समान भागों में बांटती है, और ऊपर के भाग अर्थात को उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इसके दक्षिण के भाग अर्थात नीचे के भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउथन हेमिस्फीयर। और ये वहीं पे होती है जहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। हमेशा विषुवत रेखा वहीं पर होती है। और जैसा भी हमने पहले बताया कि सूर्य की किरण पूरे वर्ष लगभग लंबवत होती है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक सूर्यताप मिलता है। सूर्यताप अधिक मिलने के कारण यहाँ पर तापांतर बिल्कुल नगण्य होता है, अर्थात सुबह का जो मध्याह्न पहर होता है जब सबसे ज़्यादा तापमान गर्मी महसूस करते हैं हम, और जो रात का 12 बजे होता है, उन दो टेम्परेचरों के बीच में जो अंतर होता है उसी को तापांतर बोलते हैं। इसे दैनिक तापांतर। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। उसका कारण यही होता है कि यहाँ पर लगभग सूर्य लंबवत होने के कारण अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तो वही बातें जो की गई, लंबवत होने के कारण यहाँ सूर्यताप की अत्यधिक प्राप्ति होती है, और तापमान सदैव उच्च बना रहता है, और वार्षिक और दैनिक दोनों तापांतर नगण्य होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए बिल्कुल आपके जुबान पे, क्योंकि इसका प्रयोग हम आगे करेंगे जब भी हम देखेंगे जलवायु क्षेत्र, विभिन्न जलवायु क्षेत्र देखेंगे, ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, तो इसका प्रयोग हम बार बार करेंगे। तो सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लंबवत होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप यहाँ तापमान सदैव उच्च होने के कारण वार्षिक और दैनिक तापांतर नगण्य होगा। जब वर्षण पढ़ेंगे तो इसी का एक प्रक्रिया और आगे एक कदम बढ़ जाएंगे। देखिए, अत्यधिक ताप होने के कारण यहाँ पर संवहनी वर्षा होती है। देखिए, अत्यधिक ताप होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि निम्न वायुदाब का निर्माण होने के कारण वायु ऊपर उठेगी, जिससे कारण उठने के कारण सीधे सीधे दोपहर के बाद वर्षा यहाँ पर विषुवत रेखा के क्षेत्र में प्रतिदिन होती है। उस संकल्पना को और बेहतर तरीके से तब पढ़ेंगे जब हम लोग विषुवत वर्षा को पढ़ेंगे विषुवत रेखी क्षेत्र में। और यहाँ पर एक और देखिए क्या है, पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि बराबर होती है, उसका कारण यहाँ पर। और यहाँ शीत ऋतु का अभाव होता है, शीत ऋतु का अभाव होता है। शीत ऋतु अभाव होने का कारण क्या होता है, यहाँ पर वार्षिक और दैनिक तापांतर नगण्य होता है। ये कंसेप्ट का ही बात है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार, यह थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फैक्ट हो गया कि भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च कब? 23 सितंबर। वैसे ये क्वेश्चन 21 मार्च 23 सितंबर, लेकिन ये आइडिया होना चाहिए सितंबर और मार्च में यहाँ पर विषुवत, जब इसे विषुवत बोलते हैं। विषुवत क्यों बोलते हैं? सर्वाधिक वो समय होता है 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन जब सूर्यताप सबसे अधिक विषुवत रेखा को प्राप्त होता है। उसका कारण क्या होता है? एकदम बिल्कुल लंबवत होता है, बिल्कुल पास। यहाँ पर वही बात लिखी गई है, भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरण बिल्कुल लंबवत होती है, ठीक है। इसलिए
अन्य समय की अपेक्षा यहाँ पर उस समय थोड़ा सा नगण्य मात्रा में तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि विषुवत के समय विषुवत रेखी क्षेत्र में तापमान थोड़ा अधिक होता है, तो ये कंसेप्ट के रूप में ये बिल्कुल सही तथ्य है। हालांकि उसमें तापमान नगण्य होता है, और ये क्यों होता है, इसका कारण होता है पृथ्वी का परिभ्रमण। और अब इसी क्लास में हम पृथ्वी के परिभ्रमण, दीर्घवृत्ताकार में कैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कैसे उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता है, इसी क्लास में हम लोग आगे देखते हैं डिटेल में। आप लोगों को हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन इसका उपयोग फिर से करना है, तो इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए। इक्वेटर क्या होता है, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा, इसे मकर रेखा, इसे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा, इसे अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, इसे आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल किसे बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल से ध्रुवों के ओर जाते हैं तो यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। उसका कारण होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन और परिक्रमण। तो उसको हम कंसेप्ट को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आप लोग जानिए, ये ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, यह 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। ये तो आपके जेहन में होना चाहिए हमेशा, आँख मूंदे सो रहे हैं तब भी। तो अब इन्हीं कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल को देखते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा को आप लोग जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे अवस्थित होता है, अर्थात इसकी कुंडी दूरी विषुवत रेखा से पृथ्वी के केंद्र से कितनी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। ठीक है, मकर रेखा जिसके जस्ट अपोजिट साइड साउथ में अर्थात दक्षिण में उसकी इस अवस्थिति होती है 23.5 डिग्री साउथ विषुवत रेखा से कुंडी दूरी होती है पृथ्वी के केंद्र से। अक्षांश के बारे में आप लोग संकल्पना याद होगा तो ये सब बिल्कुल याद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताना मैंने भूल गया, वो है कि जैसे मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा से अगर ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जाते हैं तो जितनी कुंडी दूरी है, मान लीजिए 23.5 डिग्री है, अगर उत्तर की तरफ इस नॉर्थ को एन से हम लोग व्यक्त करेंगे, और इसके विषुवत रेखा के दक्षिण अर्थात नीचे की ओर जाते हैं तो हम लोग एस शब्द से अभिव्यक्त करेंगे, जैसे 23.5 डिग्री साउथ। इसी का ध्रुव पे 90 डिग्री साउथ, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और नॉर्थ मतलब वो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसकी अवस्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है
इसकी अक्षांशीय अवस्थिति होती है 23.5 डिग्री साउथ। और इन सब का उपयोग है जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन और परिक्रमण के कारण, और पृथ्वी जानते हैं आप लोग 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। झुकी होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी का परिक्रमण और अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण जो सूर्य के किरण का है विस्थापन मकर रेखा से कर्क रेखा तक होता है। अर्थात सूर्य की किरण लंबवत कहाँ से कहाँ तक पड़ती है वो समय और स्थिति के साथ बदलता जाता है। जब परिक्रमण टॉपिक पढ़ेंगे इसी में तो उसको देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ के लिए आप लोग जान लीजिए कि 23.5 डिग्री पे झुके होने के कारण पृथ्वी का जो सूर्यताप या सूर्य किरणों का विस्थापन होता है वो मकर रेखा से कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक होता है। और विषुवत समय अर्थात मार्च और सितंबर में वो 2 समय में सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पे सूर्यताप की प्राप्ति होती है, जिसकी चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर गलती हो गया, ये इसको आर्कटिक सर्कल लिखा होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। आर्कटिक क्या होना चाहिए यहाँ पे, आर्कटिक सर्कल। मिसप्रिंट होने के कारण यहाँ पर गलत लिखा गया। आर्कटिक सर्कल क्या होता है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित, इसकी अक्षांशीय अवस्थिति होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और 66.5 डिग्री जो होता है एक जलवायु विभाजक का कार्य करता है। जलवायु विभाजक के क्या कारण करता है, इसके ऊपर 66 डिग्री के ऊपर क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन, अपने अक्ष पे घूर्णन और परिक्रमण के कारण, सूर्य के परिक्रमण के कारण क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर 66 डिग्री के ऊपर अर्थात 67 डिग्री 68 डिग्री और ध्रुव तक अर्थात 90 डिग्री तक क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक लगभग नहीं पड़ती हैं। इसके लिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो ये होती है, तो यहाँ तक शीतल जलवायु पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। ये अंटार्कटिक रेखा है। अंटार्कटिक रेखा यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जस्ट इसके अपोजिट है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी पर अवस्थित है इसकी अक्षांशीय अवस्थिति, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य की किरण तिरछी हो जाती है। तिरछी होने का कारण वही है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो आप लोगों ने यहाँ पे अक्षांश में क्या क्या समझा, अक्षांश में आप लोगों ने समझा अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है। विषुवत रेखा के बाद आप लोगों ने देखा कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा के बाद देखा आप लोगों ने मकर
रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ये सब याद होना चाहिए। और ये सिर्फ याद ही नहीं होना चाहिए, इसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आप लोग को, तभी आप ज्योग्राफी समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल देखा। ये हो गया ध्रुव के बारे में, ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, जहाँ पर बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप लोगों ने पूरा कंसेप्ट समझा, नॉर्थ है सॉरी। अब अक्षांश के बाद हम लोग दूसरा कंसेप्ट जो है भौगोलिक आधारभूत समझ में देखते हैं। लैटिट्यूड को देखेंगे, लॉन्गिट्यूड को अर्थात देशांतर को, लैटिट्यूड के बाद देशांतर। देखिए अक्षांश और देशांतर में फंडामेंटल अंतर ये है, समानांतर होता है विषुवत रेखा के समानांतर, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। और देशांतर क्या होता है, ये प्रधान यामोत्तर रेखा अर्थात 0 डिग्री, जहाँ से हम लोग का टाइम निर्धारित होता है ग्रीनविच से, उसके समानांतर अर्थात और पृथ्वी के लंबवत। इस प्रकार प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री के समानांतर लेकिन पृथ्वी को लंबवत काटने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं होती हैं। अर्थात पृथ्वी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्षैतिज होती हैं पृथ्वी के, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं, और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अच्छा, देशांतर को यामोत्तर भी बोलते हैं। अगर यामोत्तर बात कर रहे हैं या फिर देशांतर बात कर रहे हैं तो ये कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम, जैसे एक ही व्यक्ति का अलग अलग नाम होता है, घर का, स्कूल कॉलेज का, तो व्यक्ति एक ही है। तो देशांतर क्या होता है, जिस प्रकार से कंसेप्ट हम लोग समझ रहे थे अक्षांश रेखाओं का, तो अक्षांश रेखाओं में हम लोग क्या समझ रहे थे, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। तो उसी प्रकार देशांतर क्या होता है, प्रधान यामोत्तर रेखा। अच्छा, प्रधान यामोत्तर रेखा कोई पृथ्वी पे खींची गई वास्तविक रेखा नहीं है, ये भौगोलिक आपसी सहमति से खींची गई एक भौगोलिक रेखा है। ठीक है, तो प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, अर्थात यहाँ से ये प्रधान यामोत्तर रेखा है, इससे किसी स्थान की कोणीय दूरी जो होगी उसे क्या बोलते हैं, देशांतर। और ये देशांतर क्या होगा, पूर्व में होगा या तो इधर होगा। आप लोग कभी मैप देखते हैं तो ये आधारभूत कंसेप्ट ये होता है, ऊपर की तरफ पूर्व, ऊपर की तरफ नॉर्थ अर्थात उत्तर होगा, और नीचे की तरफ साउथ होगा, और दाहिने तरफ ईस्ट अर्थात पूर्व, और ये बाएं तरफ हो जाएगा वेस्ट अर्थात पश्चिम। अर्थात हम दाहिने तरफ जा रहे हैं, दाहिने तरफ जाने पे क्या होगा, ये पूर्व हो जाएगा ईस्ट, और इस तरफ जाएंगे बाएं तरफ अपने ये हो जाएगा वेस्ट। और यहाँ पर वहाँ पर जैसे नॉर्थ और साउथ एन और एस शब्द का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम ई और डब्ल्यू शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो इंग्लिश के पहले वर्णमाला के शब्द हैं ईस्ट और वेस्ट के। तो प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व और या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी कोणीय दूरी, इसकी कोणीय, ये मान लीजिए इसकी कोणीय दूरी मान लीजिए 20 डिग्री वेस्ट है, ये 20 डिग्री वेस्ट है, 20 डिग्री,
अब समान देशांतर बिंदु के रूप में जो देशांतर हैं उनको मिलाने से जो रेखा बनती है उसे ही बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा की परिभाषा यहाँ हम लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। समान देशांतर को मिलाने से बनने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक इसलिए क्योंकि ये वास्तविक रूप में पृथ्वी पर हमारे अवस्थित नहीं है, ये भौगोलिक संकल्पना है। तो समान देशांतर को मिलाने से बनने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और यह पृथ्वी को दो ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है। वही बात है वही कि पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है, अर्थात इस प्रकार से। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसको दो ऊर्ध्वाधर भागों में बांट रहा है। हम लोगों देशांतर में संकल्पना देखा था कि वहां पर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त बनाता है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त बनाता है। अर्धवृत्त यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, इसे सुधार कर लीजिए आप लोग। अर्धवृत्त, तो ये थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है ये आप लोगों को दोनों को जो तुलनात्मक रूप से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपके अभ्यास में आ जाएगा। तो प्रत्येक देशांतर रेखा का अर्धवृत्त बनाते, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देगा कि प्रत्येक देशांतर रेखा एक वृत्त बनाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। देशांतर रेखा न बना के अक्षांश रेखा बनाती है। और डिटेल में आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने में कमी आती है, ठीक है। और यह ध्रुवों पर यह दूरी शून्य हो जाती है, ठीक है। देखिए ध्रुव पे शून्य हो जाती है। इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी वसुंधरा अर्थात पृथ्वी है। ये मान लीजिए प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है। और ये ऐसे मान लीजिए ये ऐसे, ये हमारे विभिन्न देशांतर क्या हैं, रेखाएं हैं। ये है उत्तरी ध्रुव अर्थात 90 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं। क्या होता है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ही देशांतरीय दूरी बोलते हैं। और 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने में इनमें कमी आती है। और यह कमी विषुवत रेखा पे यह दूरी सर्वाधिक और ध्रुवों पर यह बिल्कुल शून्य हो जाती है, ठीक है। शून्य हो जाती है क्यों, वो देशांतर रेखाओं की प्रकृति है कि वो जाके मिलती हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो ये वाला मैप इसीलिए रखा गया है। ये प्राइम मेरिडियन लाइन हो गया, प्राइम मेरिडियन लाइन है। देखिए यहाँ और यहाँ से बीच की दूरी, ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, सपोज दैट ये विषुवत रेखा है। अब हम उत्तरी 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूरी विषुवत रेखा पे इतनी है, देखिए क्रमशः कम हो रही है। ये कंसेप्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कहाँ पे सर्वाधिक होती है, विषुवत रेखा पे, और सबसे कम कहाँ होती है, शून्य ध्रुव पर। तो ये कंसेप्ट है, ये धीरे धीरे आप लोग बार बार रिवीजन करते जाइए, रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है। कंसेप्ट क्लियर तभी होता है जब उसे एक बार अच्छे समझ लिया जाए और बार बार रिवाइज किया जाए। अच्छा,
अच्छा, देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, तो उपयोग के बारे में देखते हैं। तो अभी हम घड़ी उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो आप हाथ में लगाने वाली घड़ी हैंड वॉच हो, या फिर दीवार की घड़ी हो, या फिर किसी स्थानीय घंटाघर की घड़ी हो। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इन्हीं देशांतर रेखाओं का उपयोग करके इसका निर्धारण किया जाता है। और एक बात और है, यह फैक्चुअल नॉलेज है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। ये मूलभूत अंतर है। एक चीज हम देखते हैं, अक्षांश में बताना भूल गए क्या? हाँ, अक्षांश रेखाओं का उपयोग हमने बताना भूल गया था, बता देते हैं। देखिए, इसका बहुत बृहद उपयोग है। सबसे बेसिक उपयोग है ताप मंडलों का निर्धारण। देखिए, यहीं पे समझा देते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा तक ये उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं। इसी प्रकार मकर रेखा तक, और 66.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात आर्कटिक तक इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसकी डिटेल में जब हम ताप कटिबंध के साथ जलवायु कटिबंध की बात करें, जलवायु क्षेत्रों की बात करेंगे, तब उसको और डिटेल में बात करते हैं। अभी इसका उपयोग समझ लीजिए अक्षांश रेखाओं क्या है। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ उसको? पढ़ाने का पर्पज़ ये नहीं आप लोगों का समय बर्बाद करना। हम बढ़ाने का इस टॉपिक ये पर है, आप लोग जिन चीज़ों का बार बार ज्योग्राफी में उपयोग करने वाले हैं, इकोलॉजी में उपयोग करने वाले हैं, अर्थात अगर इसे हम ये इस प्रकार से कहें कि यह वही जो हम लोग प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। तो अक्षर ज्ञान कराने की संकल्पना से प्रेरित है। अगर अब अक्षर ज्ञान नहीं है तो आप अच्छा सुलेख लेखन अर्थात एक गुड आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। तो इन समझने के लिए इसका उपयोग, तो ये उष्णकटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ तक। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी हो जाएगा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं का उपयोग, उनका समझ, ये सब हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, बेझिझक टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, टॉपिक से अलावा भी पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें अभी पूछ लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि कंसेप्ट आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो जाए। ये छोटे से कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उसको जानते ही हैं आप लोग जब अक्षांश की बात करते हैं और देशांतर की बात करते हैं। ये देखिए, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होता है, और देशांतर रेखा जो होता है प्रधान मेरिडियन लाइन अर्थात 0 डिग्री के समानांतर और पृथ्वी के लंबवत होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ गया 0 डिग्री? ये लगभग 0 डिग्री है। ठीक है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, इसी प्रकार 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अक्षांश रेखा जो होते हैं पृथ्वी के आधे भाग को 90 डिग्री तक विभिन्न भागों में बांटती है, विभिन्न अक्षांशों के रूप में, और इधर साउथ में। अर्थात कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 90 और ये 90, 180 प्लस 0, ये कितना हो गया? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सिर्फ
आपकी जानकारी के लिए है, एग्जाम में पूछेगा नहीं। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं जो होती हैं 0 डिग्री रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही हैं। कौन? अर्थात ये जो 0 डिग्री है यही अर्धवृत्त बनाएगी। 0 डिग्री अर्धवृत्त बनाएगी, अभी आप लोगों ने संकल्पना। और 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट दोनों एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये क्या होगा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देंगी, जैसे यहाँ पर विषुवत रेखा बांट रही है। ठीक है, और ये इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही बिंदु पे होने के कारण देशांतर रेखाओं की संख्या जो हो जाएगी 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या 179। और इसको इसलिए नहीं बता दिया कि एग्जाम में आएगा, इसको इसलिए बता दिया गया कि लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अक्षांश रेखाओं में 90 डिग्री नॉर्थ साउथ लिखा जाता है, उसी प्रकार देशांतर रेखाओं में आप लोगों से बता ही चुके हैं ईस्ट वेस्ट होता है। इस 180 वहाँ पर 90 तक जाता है, यहाँ पर 180 तक जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को कहीं भी झिझक हो रही है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, बेझिझक पूछिए, और हम लोग यहाँ बताने के लिए एकदम तत्पर हैं। कोई बिना ये मत सोचिए कि आप 0 से स्टार्ट करिए, लेकिन संकल्पना ये लग चलिए कि आपको एक दिन अच्छे से सब्जेक्ट आना है और समझ के सारे क्वेश्चन करने की क्षमता विकसित कर लेनी है। तो इसे क्रम से 180 डिग्री तक ले जाते हैं, 180 डिग्री ईस्ट, अर्थात ये प्राइम मेरिडियन से जो दक्षिण की तरफ अर्थात इस तरफ होगा, दाएं तरफ, इसको ईस्ट बोलेंगे, 180 डिग्री वेस्ट बोलेंगे, और दोनों एक ही बिंदु पे होती है। इसको हम दिखाएंगे अभी, एक ही रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, प्राइम मेरिडियन लाइन, इक्वेटर। अगर आप लोग के पास मैप होना चाहिए, मैप तो होनी चाहिए आप लोग के पास। मैप हो तो उसमें देखेंगे आप लोग, यहाँ पर वो इमेज यहाँ उपलब्ध नहीं है जहाँ पे दिखा सकें, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप अपने मैप को खोल के देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये प्राइम मेरिडियन लाइन 1 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी गोल है, 79 वेस्ट ईस्ट। उसके बाद ये देखेंगे ये 180 डिग्री एक ही जगह मिल जाएगी। तो आप लोग या तो ग्लोब अगर आप लोग के पास है तो वहाँ तो सहजता से दिख जाएगा, अगर नहीं है तो आप लोग मैप खोलिए, एटलस रखे होंगे उसमें देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस इमेज को अच्छे से
अगले क्लास में दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं अब जिसकी बात कर रहे थे बार बार, जैसे वहाँ पर विषुवत रेखा था, यहाँ पर प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन संकल्पना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी संकल्पना के आधार पर विभिन्न देशों के टाइम निर्धारित होते हैं और उनमें कैसे सामंजस्य करना है, डिफरेंसेस को कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित करना है, इसी कंसेप्ट बेस्ड है। तो देखते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा, ज़्यादातर प्रचलन में इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। यह क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा तभी समझ सकते हैं जब देशांतर जानते हो। देशांतर के जानेंगे तो समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा, ईस्ट या वेस्ट उसको कहेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ही प्रधान यामोत्तर रेखा है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला, इंग्लैंड में स्थित एक ग्रीनविच वेधशाला है, वहाँ से होकर खींची गई है, ठीक है, खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींची गई है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। यह सर्वसम्मति से मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार की गई है। सर्वसम्मति, विभिन्न देशों के जो भूगोलवेत्ता रहे हैं, वहाँ के राजनयिक लोग रहे हैं, उनकी आपसी स्वीकृति से ये मानक समय किसके रूप में? मानक समय रूप में स्वीकार की गई है। अर्थात दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो उसका जो समय निर्धारित होगा इसी मानक समय रेखा से कहीं न कहीं गुणांक के रूप में होगा, ठीक है। इसी कारण इसे ग्रीनविच मानक समय रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। यह हो गया मानक समय रेखा। अब गोर क्या होता है, इसी संबंधित कंसेप्ट है। जैसे हम लोगों ने अक्षांश में कटिबंध पूछा था, कटिबंध पढ़ा अभी, जैसे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध का हम लोग बार बार उपयोग करेंगे और इकोलॉजी में भी जैविक कटिबंध की बात करते हैं। उसी प्रकार गोर एक संकल्पना है, हालांकि इसका उपयोग कटिबंध के बराबर नहीं होता, लेकिन ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट होने के कारण जान लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ही गोर कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे गोर क्या होता है, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया प्राइम मेरिडियन लाइन्स। प्राइम मेरिडियन लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। अच्छा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग में इस अवस्थित है। अरे ये तो बस लिखावट के तौर पे आपको समझा दिया गया, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस में देखेंगे तो ये इसे पूर्वी गोलार्ध बोल देते हैं, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। आज की क्लास एकदम सिंपल चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा सा बस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सोचना है और समझना है। इसी के इसे पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध था, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध था। उत्तरी गोलार्ध के देशांतरों को लिखते समय हम W का प्रयोग करते हैं, पहले ही बता चुके हैं। W जैसे 120 डिग्री देशांतर, वेस्ट देशांतर, वेस्ट यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार 120 डिग्री ईस्ट, इन सब का उपयोग जब हम रणनीतिक सेना या फाइटर प्लेन या फिर नॉर्मल जो हम वायुयान संचार प्रणाली है उसमें ही इन सब का प्रयोग देशांतर रेखाओं, क्योंकि वहाँ पर तो स्थान का बोर्ड तो लगा नहीं रहता है। जब हम हवा में कोई भी वायुयान या फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं तो अक्षांशर और देशांतर रेखाओं
इसकी संकल्पना के आधार पर ही ये समझा जाता है कि कोई प्लेन की अवस्थिति कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है। इसी से उनका रूट निर्धारित होता है। ठीक है, इसे ई अक्षर से, जैसे डब्ल्यू अक्षर से, यह सब चीज़ें हो गई। तो हम लोगों ने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए, छांस, देशांतर और ग्रीनविच रेखा, जिसे प्रधान या मुत्तर रेखा बोलते हैं। हम लोग इसमें चौथा कंसेप्ट या तीसरे कंसेप्ट में ही देख लेते हैं। वैसे चौथा कंसेप्ट के रूप में बहुत लोग मानते हैं, मानने से कुछ नहीं होता, आपको समझ में आना चाहिए बातें, आपकी मर्जी, आप मुंडे मत बिनना। लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग सोच होता है, हमें सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी पे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अभी तक हम लोग मानक समय रेखा की बात कर रहे थे। ठीक है, मानक समय रेखा के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा कहाँ पे है? 0 डिग्री देशांतर पे। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पे। ठीक है, अब हम समय का निर्धारण, ये लोग यही मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा एक है। ऐसी गलती आप लोग ना करिए। तिथि रेखा अलग है और समय रेखा अलग। समय से किसी स्थान विशेष के समय निर्धारण में होता है, जबकि तिथि रेखा जो होता है एक दिन के अंतर को दर्शाती, ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, अर्थात यह किस तारीख, जिसे तारीख, डेट या तिथि बोलते हैं, उसके निर्धारण में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, ये काल्पनिक रेखा है। भौगोलिक संकल्पना में ये बात काल्पनिक कहना कोई मतलब कोई, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि पृथ्वी पर कोई भी रेखा खींची नहीं गई है, भौगोलिक संकल्पना है, अर्थात काल्पनिक होगी। और यह प्रशांत महासागर के मध्य से 180 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है, 180 डिग्री क्यों लिख दिया? क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा पे अवस्थित है। ठीक है, और ये इस प्रकार लंबवत खींची गई पृथ्वी के, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है, और प्रशांत महासागर, विभिन्न महासागरों की अवस्थिति आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने महासागर हैं, हालांकि मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैप सेक्शन में, वर्ल्ड मैप सेक्शन में, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए, इतना बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर कहाँ है, दक्षिणी महासागर कहाँ पे है, इन सब की बातें, और सागर कौन कौन कहाँ से हैं, खाड़ियाँ कहाँ से हैं, यह सब जानते रहना चाहिए। तो यह एक काल्पनिक रेखा है, प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर अवस्थित है और उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात लंबवत पृथ्वी के खींची गई है। ठीक है, इसका निर्धारण वाशिंगटन सम्मेलन में 1874 में किया गया। ठीक है, 180 देशांत पर पूर्व की दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। देखिए, मैप के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट ये मैप पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मोटा मोटा देख लीजिए। ये एशियाई रसिया है। ठीक है, ये जापान है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, बेरिंग स्ट्रेट क्या, कहाँ अवस्थिति है, सब आपको याद हो जाएगा। ये अलास्का है, यूएसए का अलास्का है। ठीक है, ये हमारा पैसिफिक। ठीक, ये आर्टिक ओशियन है। ठीक है, तो हम बात जो कर रहे हैं तो उसकी करेंगे। अगर ये हमारी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अभी इसको तिरछा कई जगह क्यों किया गया?
जैसे ये वास्तविक की अवस्थिति है, ठीक है। तिरछा होने का कारण यह क्या किया गया कि ताकि एक ही देश में दो, ऐसा न हो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण में एक ही देश के एक हिस्से में तिथियां अलग अलग हो जाएं। जैसे आज ऐसा हो कि एक जगह पे 15 फरवरी हो रहा है और एक जगह पे 16 फरवरी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एशियाई रूस को विभिन्न तिथियां न होने से बचाने के लिए यहाँ पर इसको बेरिंग स्ट्रेट की तरफ थोड़ा तिरछा किया गया है। फिर यहाँ छोटे छोटे राज्य जो हैं यहाँ पे बचाने के लिए, फिर यहाँ पे भी छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनको बचाने के लिए, अर्थात उनके सारे भागों को एक ही तिथि में अवस्थिति करने के लिए इसको एक व्यापक सहमति से क्या कर दिया गया, विभिन्न जगहों पर इसको मोड़ के तिरछा कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम इसके पूर्वी साइड में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 15 जनवरी है, ठीक है। सॉरी 15 जनवरी मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी डेट हो उससे नहीं मतलब है। अगर हम इस तिथि रेखा के इस पार चले जाते हैं तो ये 14 फरवरी हो जाएगा, अर्थात 24 घंटे का अंतर हो जाता है। 24 घंटे का अंतर क्यों होता है उसको भी हम और अच्छे तरीके से अभी समझने वाले हैं। 14 जनवरी अर्थात यही बात कही थी, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगा। अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर एक दिन की कमी हो जाएगी, ठीक है। अर्थात हम मान लीजिए कोई यात्री है, ठीक है, वो अलास्का से चला, ठीक है, और उसको जाना है जापान, ठीक है। अगर उसे यात्रा करने में 24 घंटे लग रहे हैं सपोज दैट, और यहाँ पर 14 जनवरी है, ठीक है, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो ये 14 जनवरी नहीं होगा, ये 16 जनवरी होगा। क्यों? कि जब यहाँ 14 जनवरी था तो यहाँ 15 जनवरी था, और 24 घंटे बाद पहुँच रहा है तो 24 घंटे इसमें जुड़ने के बाद ये 16 जनवरी होगा, ठीक। इसी प्रकार और समझिए, घबराइए मत, धीरे धीरे समझिए। मान लीजिए कि ये टोक्यो से जापान के टोक्यो शहर है, टोक्यो उसकी राजधानी। यहाँ से 15 जनवरी को कोई यात्री अलास्का जा रहा है, ठीक है, और उसे 24 घंटे लगते हैं, ठीक है, 24 घंटे। तो जब यहाँ 24 घंटे बाद पहुँचेगा तो आप लोग सोचिए क्या तिथि होनी चाहिए यहाँ पे, तो ये 15 जनवरी ही होगी, क्योंकि पूरब साइड जाने पे हमें एक दिन का लाभ होता है, अर्थात यहाँ पे जब 15 होगा तो यहाँ पर 14 तारीख होगा। तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की तरफ जाने पर एक दिन का लाभ और पश्चिम की तरफ जाने पे एक दिन की हानि होगी, ठीक है। आशा है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं, आप लोगों को सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं उपस्थित हूँ, ठीक है। तो यही बात जो हम लोग अभी वहाँ पढ़ रहे थे, इसको देख लीजिए यहाँ की भाषा में।
देखिए, समझ की भाषा एक अलग भाषा होती है और लेखन की भाषा एक भाषा होती है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत लोग समझ तो जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। तो हम लोग को समझ समझने की एक अलग कौशल है, उसको सीखना है, धीरे धीरे अपने प्रक्रिया में लाना है। और लेखन का कौशल अलग होता है, वो लिखने से आता है। आप लोग जो भी कंसेप्ट धीरे धीरे पढ़िए, अभी तो शुरुआती दौर है, तो लिखने का भी प्रयास करते रहिए। और लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके थॉट प्रोसेस किस प्रकार से आते हैं। सोचने की जो संकल्पना है उसे पुस्तक या उत्तर पुस्तिका पर उतारने का जो कौशल है वो एक दूसरे में सामंजस्य है कि नहीं है। ठीक है, तो पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, अर्थात एक दिन का लाभ होता है। अर्थात 15 जनवरी है तो 14 जनवरी। ठीक है, और पश्चिम दिशा अर्थात इधर तरफ जाने पे क्या हो, एक दिन जोड़ना पड़ता है, अर्थात एक दिन का घाटा होगा। अर्थात यहाँ 14 जनवरी है तो यहाँ 15 जनवरी हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। अच्छा, 24 घंटे एक दिन का अंतर ही क्यों होता है, इसको समझाते हैं। तो ये बात भी बता दिया है कि एक स्थान अर्थात देश की तिथि में भिन्नता से बचने के लिए कई स्थानों पर मोड़ा भी गया है। अब बहुत लोग बताने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं कि 4 जगह मोड़ा है, यहाँ से मोड़ा है। एक बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कहाँ पर किन किन भौगोलिक क्षेत्रों में से मोड़ा गया है। जैसे बेरिंग में मोड़ा गया है, वहाँ पर ओशिनियाई जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर मोड़ा गया है। तो उसका कारण यही है कि एक ही देश में 2 तिथियाँ ना हो जाए, नहीं तो प्रशासनिक संरचना चलाने में परेशानियाँ हो जाएंगी। ठीक है, एक जगह की फाइल दूसरे जगह की फाइल में डिफरेंस आ जाएगा 24 घंटे का। 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, आप लोगों को जानकारी होगी कि 24 घंटे पृथ्वी कितना घूमती है, 360 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 अपान 24 कितना हो जाएगा बताइए। आप लोग देख लिए होंगे 15 डिग्री। तो एक घंटे में कितने मिनट होता है, अब ये बताएं जो थे कितने घंटे होते हैं एक घंटे में कितने मिनट। तो 15 डिग्री घूमती है एक घंटे, एच से डिनोट करते हैं, इसे 60 मिनट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री कितने मिनट में कितने डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगी, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाएगी। अब गुणा गणित कर लीजिए, आप लोगों को सी साइड भी करना है। ठीक है, तो 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री। अब 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी, 60 मिनट। इसी को पलट दीजिए तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। ठीक है, अब इसी संकल्पना को देखते हैं। मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। ठीक है, और तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं रात 12 AM, रात के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पर 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, आप लोग बताइए। इधर जाने पे क्या होता है, समय कमी आएगी। अभी आप लोग मानक समय में देखे हैं। और यही मान लीजिए 15 डिग्री वेस्ट, इधर जाने पे क्या होगा, टाइम जुड़ेगा, इधर जाने पे घटेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री नॉर्थ पे क्या टाइम होगा, अगर 0 डिग्री अर्थात प्राइम मेरिडियन पे टाइम हो रहा है 12 बजे रात 12 AM हो रहा है, तो 15 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रात के 1 बजे होंगे। और यहाँ पे क्या होगा 15 डिग्री वेस्ट पे 11 PM होंगे। ठीक है, अर्थात रात के 12 बजे और 11 बजे होंगे। इसी प्रकार के
इसी का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर टाइम निर्धारण किया जाता है। देखिए, पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये कंसेप्ट है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमेशा सूर्योदय किधर से होता है? पूर्व से होता है। इसका कारण ये नहीं है कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य तो अपने अक्ष पे घूमता ही है, लेकिन पृथ्वी उसके चारों ओर घूर्णन करती है, साथ साथ अपने अक्ष पर भी चारों ओर परिक्रमण कर रही, साथ साथ अपने अक्ष पे घूम रही 23.5 डिग्री अंश पे झुकी होने के, जिसके कारण सबसे पहला भाग जो आता है पश्चिम की ओर घूमने के कारण सबसे जो सूरज जो दिखता है पूर्व में दिखाई देता है, और धीरे धीरे अस्त किधर से होता है? पश्चिम होता है। तो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण पृथ्वी पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता जाता है, अर्थात 1 डिग्री, यही कंसेप्ट है। 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट पूर्व की ओर प्लस होता जाएगा, और ये पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है, और यही 15 डिग्री पे कितना बढ़ेगा? 4 मिनट को गुणा कर दीजिए 60, अर्थात 1 घंटे, और यही पश्चिम में 60 मिनट अर्थात 1 घंटे घट जाएगी। तो यही बात यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग समझ लीजिए इसको अच्छे से। मैं एक बार फिर से सारा चीज़ रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। पृथ्वी 24 घंटे में कितने घूमती है अपने अक्ष पे? कितना घूमती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूम रही है ये? 360 भागे 24, ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 15 डिग्री घूम रही है 1 आवर्स, अर्थात 1 घंटे में, अर्थात 60 मिनट लगा रही है। ठीक है, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगी? ठीक है, 60/15, 4 मिनट, 4 मिनट आएगा। अब यही कंसेप्ट को आगे देखिए। अभी हम लोग समझे थे कि पृथ्वी पश्चिम की ओर, पश्चिम और पूर्व की ओर जाने पर क्या परिवर्तन होता है। अगर पूर्व की ओर बढ़ने पर क्या हो गया? प्रत्येक देशांतर, अर्थात प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें क्या 4 मिनट बढ़ता जाएगा, और 4 मिनट प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट। ठीक है, और पश्चिम की ओर जाने पे देखिए, अगर ये मैप को अच्छे से फिर से देख लेते हैं, ये हमारी वसुंधरा है और ये 0 डिग्री है। प्रत्येक 1 डिग्री इधर क्या है? पूरब साइड जाने पे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री पे कितने मिनट बढ़ेगा? 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट ये देख लिए। अब पूरब की तरफ जाना, पश्चिम की तरफ है, 4 मिनट घटेगा, -4 मिनट, ऐसे 4 मिनट का अंतराल आ जाएगा प्रत्येक 1 डिग्री पे। अगर हम 2 डिग्री पे है तो 8 मिनट का अंतराल आएगा, इससे प्राइम मेरिडियन लाइन से है, अर्थात जो ग्रीनविच से समय रेखा से है। इसी का पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होएगा? प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट की बढ़त होगी, और यही 4 मिनट जो जिसको समझने के लिए हम आए थे, जब 180 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा लगभग, समझ लीजिए कितना आएगा, बताइए। एक दिन का अंतराल लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जो बात हो रही थी वहीं से हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और प्राइम मेरिडियन लाइन। अब हम लोग समझते हैं मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी राष्ट्र का जो समय निर्धारण होता है, जो किसी राष्ट्र का समय निर्धारित होता है, ये अपना भारत है। तब इसका समय निर्धारण कैसे होगा? समय निर्धारण के लिए हम देशांतर रेखाओं का सहारा लेंगे, और उसमें भी देशांतर रेखाओं में कौन सी देशांतर रेखा का सबसे मुख्य सहयोग होगा? जो ग्रीनविच से जाती है, जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन।
और एक कंसेप्ट हम लोगों ने समझा कि प्रत्येक 1 डिग्री अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट का, और प्रत्येक 15 डिग्री पे 1 घंटे जुड़ जाएगा। और पश्चिम की तरफ अगर प्रत्येक 15 डिग्री पे कितना घट जाएगा समय उसके ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा से 1 घंटे प्रत्येक 15 डिग्री पे। तो भारत की अवस्थिति जो मध्य भारत की अवस्थिति जो होती है, जहाँ से लगभग भारत के दोनों छोर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही समय रेखा है, ठीक है। और एक ऐसे समय रेखा की बात की गई जहाँ पर लगभग दोनों जो सबसे पूर्वी क्षेत्र और सबसे पश्चिमी क्षेत्र के बीच लगभग अंतर समान हो। तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ये भी याद रखें कि यहाँ पर कभी कभी स्टेट विशेष में लिखा के आता है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, ठीक है। कभी कभी ये वेस्ट लिखा जाता है, ठीक है, और कभी कभी यहाँ पर ईस्ट न लिखा के एन लिख देते नॉर्थ। तो इन सब गलतियों से बचना है, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट पे हमारी जो स्थानीय समय रेखा है उसको माना गया है, ठीक है। ये गुणक अगर हम 1 डिग्री पे 4 मिनट प्लस हो रहे हैं, ईस्ट होने के कारण जुड़ाव होगा। 1 डिग्री पे 4 मिनट हम लोगों ने कंसेप्ट समझा, तो 82.5 कितना होगा? 82.5 पे लगभग 5.5 घंटे का प्लस हो जाएगा। किससे प्लस हो जाएगा? जो ग्रीनविच मानक रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा से हमारा जो समय होगा वो 5.5 डिग्री आगे होगा, ठीक है। तो इसको निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है? किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक रेखा होती है, यह काल्पनिक यामोत्तर रेखा का माध्य होता है। माध्य आप लोगों ने मीन में पढ़ा ही है, और नहीं पढ़े हैं तो सीसर में जाके अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है। पर काल्पनिक यामोत्तर रेखा का यह माध्य होता है जिसमें से स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत का समय निर्धारण किया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट से, ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कुछ पुस्तकों में ये मिर्ज़ापुर दिया है, ठीक है। आप लोगों को मिर्ज़ापुर और प्रयागराज में से जो भी एक ही ऑप्शन आएगा। ज़्यादातर भूगोलवेत्ता नैनी से मानते हैं और कुछ भूगोलवेत्ता उसको, हालांकि दोनों एक ही देशांतर पर स्थित हैं, थोड़ा बहुत माइन्यूट अंतर है। तो हम लोग प्रयागराज नैनी से गुजरती है इसको मानेंगे, ठीक है। अगर नैनी की जगह पर मिर्ज़ापुर आएगा तो मिर्ज़ापुर मारेंगे। ये कभी कभी स्टेट पीसीएस में आता है क्वेश्चन। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है संपूर्ण भारत के लिए मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु, गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल में स्थित सबसे पूर्वी बिंदु इसके बिल्कुल मध्य लगभग है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, दोनों में समय अंतराल में ज़्यादा डिफरेंट ना हो, लगभग दोनों में उतने ही समय अंतराल हो, ठीक है। कुछ देशों में देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण सुविधा है एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे फ्रांस में, फ्रांस हालांकि छोटा देश है फिर भी वहाँ पर एक देश में कई टाइम जोन हैं। रूस जानते हैं, रूस एक विशाल देश है, और विशाल देश होने के कारण वो एशिया में भी अवस्थित है और यूरोप में, जिसके कारण वहाँ पर विभिन्न टाइम जोन, यूएसए में भी विभिन्न टाइम जोन निर्धारित किए गए हैं। और इसी प्रचलन को देखते हुए भारत में मांग की जा रही है कि भारत में कम से कम 2 टाइम जोन होने चाहिए। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक मुद्दा कि जब अरुणाचल में जब ऑफिस खुलता है तो सूरज बिल्कुल सर पर होता है, और जब ऑफिस बंद होता है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और ये इधर गुजरात में जब ऑफिस खुलता है तो बिल्कुल शुरुआत में लगता है कि बस अब सूरज को ज़्यादा देर हुआ है, नहीं उगे हुए, तो इस 2 घंटे का अंतराल हो जाता है इनमें। इसीलिए मांग की जा रही है कि
कि कम से कम भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए। हालांकि इसमें प्रशासनिक संरचना में थोड़ा सा अव्यवस्था फैल सकती है, क्योंकि 2 टाइम जोन के हिसाब से विभिन्न, एक अरुणाचल में ऑफिस है, एक गुजरात में ऑफिस है, ठीक है। दोनों में समन्वय कैसे होगा? समन्वय करने में फिर एक्स्ट्रा समय और धन दोनों का व्यय होगा, तभी सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि आगे जब चर्चा होगा तो हम लोग फिर इसको देखेंगे, अगर करंट का मुद्दा बनेगा। पिछले साल चर्चा में था। अब ये हमने बात बता ही दी कि भारत का जो समय है ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। अब क्यों आगे है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 82.5 डिग्री पर अवस्थित है, ठीक है, 82.5 डिग्री पे अवस्थित है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे अवस्थित है, और 1 डिग्री पे 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे एक 4 मिनट जुड़ेगा प्रत्येक 1 डिग्री पे, ये 5.5 घंटा लगभग हो जाएगा, ठीक है। और अब इस कंसेप्ट से यूपीएससी में भी कभी कभी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है। एक अक्षांश दे दिया है, एक व्यक्ति दे दिया, वो यात्रा करता है, ठीक है। यहाँ पे समय क्या होगा, अगर यहाँ जाता है तो समय क्या होगा, ईस्ट में वेस्ट में जाता है तो क्या समय अंतराल आ जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ब्रिटेन का एक शहर है लंकाशायर, वहाँ से चलता है, ठीक है। और उस समय मान लीजिए दिन के 10 बजे थे, 10 AM, ठीक है। अब मान लीजिए भारत आता है, ठीक है। भारत आता है, इसकी यात्रा का समय मान लीजिए 6 घंटे है, ठीक है, 6 आवर्स। तो पूछेगा कि जब वो 6 घंटे बाद पहुंचेगा तो भारत में क्या होगा, तो 6 घंटे वो जोड़ दीजिए, बाकी 5-5.5 घंटे और जोड़ दीजिए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर 4 मिनट बाकी है। इसी प्रकार ये वेस्ट में कर देगा। ये सब क्वेश्चन कभी कभी बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिलेबस एकदम अपने टेबल पर रखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। यही 2 हथियार हैं जो शुरू से अंत तक उपयोग किए जाएंगे। उनको धार को मजबूत करते रहिए, देखते रहिए। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अक्षांश, देशांतर, उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट थे, मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, स्थानीय समय, ये सब कंसेप्ट को हमने समझ लिया, ठीक है। ये ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, ठीक है। इनको आपको समझना ही होगा। इसे स्किप करेंगे तो ज्योग्राफी में कुछ भी समझ नहीं आएगी। और तो आगे के जितने क्लास है उसमें हम उपयोग करेंगे, इसलिए सबसे पहले इसको, अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। हम विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके आपके समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग प्रारंभ करते हैं, घूर्णन, ठीक है। घूर्णन को रोटेशन भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम परिभ्रमण है। देखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण 2 अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। परिभ्रमण, घूर्णन को परिभ्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी को घूर्णन, परिभ्रमण और रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग शब्दों में साम्यता के कारण परिभ्रमण और परिक्रमण को एक समझ लेते हैं, ठीक है, जबकि ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। इन्हीं 2 कंसेप्ट को पहले हम समझा देते हैं, तब आगे बात करते हैं। ये देखिए, रोटेशन या घूर्णन, या परिभ्रमण, ठीक है, इसे परिक्रमण, ठीक है। परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये देखिए तीर बनी हुई भी है, गति करती है, जिसके कारण दिन रात होता है। अब दिन रात क्यों होता है, ये आप लोगों के लिए
ये बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। दिन रात क्यों होता है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, इसलिए दैनिक रोटेशन को दैनिक गति भी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, दैनिक गति बोलते हैं। ठीक है, और दिन रात होने का कारण ये होता है। ठीक है, अब परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण और परिभ्रमण इसी को कहते हैं। ठीक है, घूर्णन को परिक्रमण बोलते हैं। और परिक्रमण क्या होता है? जो होता है हमारी वसुंधरा अर्थात धरती है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो एक चक्कर पूरा करती है तो उसे एक परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, इसे परिक्रमण अवधि भी बोलते हैं। और अर्थात परिक्रमण किसे कहते हैं? सूर्य के चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने की संकल्पना जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करती है उसी को परिक्रमण बोलते हैं, जिसके कारण हमारा एक वर्ष की अवधि निर्धारित होती है। ठीक है, अब विभिन्न ऋतुएं परिवर्तित होते हैं। ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात का जो ऋतु होती है वो कहीं न कहीं इसी परिभ्रमण से प्रेरित है। ठीक है, अब तो दो कंसेप्ट आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए। एक तो रोटेशन जिसे घूर्णन कहते हैं, दूसरा है परिक्रमण। और परिभ्रमण और परिक्रमण में कभी कभी जो होता है गूगल ट्रांसलेशन आता है ना, तब वहाँ माथा चकरा जाता है। ठीक है, तो माथा न चकराए इसलिए आप लोग पहले से तैयार रहिए, बिल्कुल कमर बांध के। तो रोटेशन क्या होता है? जो दिन और रात होने के लिए जिम्मेदार होता है, और परिक्रमण जो होता है वो वार्षिक संकल्पना है। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य की ओर चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है, जिसके कारण विभिन्न मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन जिसे बोलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और पूछ लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। इसी कारण सबसे पहले सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? पूर्व में। ठीक है, दिन पूर्व में उगने का कारण कोई दैवी प्रताप नहीं है, बल्कि ये है कि अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर न घूम के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने लगती या घूमती होती तो पूरब में सूर्य निकल कर फिर पश्चिम में निकलता, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के करने के कारण ही सूर्योदय कहाँ सबसे पहले होता है? पूर्व में सूर्योदय, और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के घूर्णन की विभिन्न गतियाँ होती हैं। सर्वाधिक गति जो होती है, कितनी गति होती है इससे कोई लेना देना नहीं, थोड़ा बस जानते रहिए। विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तीव्र होती है और ध्रुव की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, अच्छा इसको देख लीजिए, वो तो घूर्णन का था, ये परिक्रमण का है। ठीक है, देखिए दीर्घवृत्ताकार पथ पे गमन करती है पृथ्वी। ठीक है, अगर ये मैप नहीं दिख रहा है तो एक मैप और दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये उसका परिक्रमण पथ है। परिक्रमण पथ कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे गमन करती है, ये परिक्रमण करती है। ये भी एक कंसेप्ट है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमण करती वृत्ताकार। ठीक है, ठीक है, सूरज की अपनी अवस्थिति ये है, पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमण कर रही है। दीर्घवृत्ताकार पथ पे गमन करने के कारण कभी ये इसके नज़दीक आ जाता है, और 23.5 अंश सूखे होने के कारण
कभी कभी होता है कि नॉर्थ पोल के ज़्यादातर हिस्से इसके सूर्य के सामने होते हैं, तो कभी साउथ पोल के, ठीक है। कभी कभी कर्क रेखा पे सीधे पड़ती है तो कभी कभी मकर रेखा पे, ठीक है। ये सब कंसेप्ट हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है, सर्दी गर्मी, मौसम में परिवर्तन, वहाँ की जलवायु, वहाँ के वर्षण सब प्रभावित करता है। तो परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, अपने अक्ष पे झुकाव और घूर्णन एक ऐसा कंसेप्ट है पूरे जलवायु परिवर्तन को का अगर कारण कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसीलिए हमने पहले क्लास में लेके आए हैं। तो देखिए ये विषुवत का समय है, अर्थात जब सूर्य विषुवत रेखा पे बिल्कुल चमकती है, अर्थात 23 सितंबर जो हम लोगों ने चर्चा किया था। सर्वाधिक सूर्य लंबवत किरण कहाँ पे रहेगी, विषुवत रेखा पे, ठीक है। ये 21 दिसंबर का समय है, ठीक है। ये इस समय सूर्य की रेखा मकर रेखा पे बिल्कुल लंबवत होती है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री पे, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है, 23.5 डिग्री। अब ये डिग्री वगैरह जो अक्षांश और देशांतर रेखा है अब यहाँ से उपयोग शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर मार्च में आएगी इसकी अवस्थिति तो ये फिर से विषुवत की अवस्थी होती है। इक्विनॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में विषुव बोलते हैं, ठीक है। और ये फिर अवस्थिति इसकी लंबवत कहाँ पे आ जाएगी, विषुवत रेखा पे, ठीक है। इसके बाद समर सॉल्स्टिस, अर्थात जून के समय में इसकी अवस्थिति जो लंबवत रेखा होगी सूर्य की कहाँ पे होगी, कर्क रेखा पे होगी। तो यह जब एक चक्कर लगा लेती है तो 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। तो परिक्रमण के कारण क्या क्या होता है, परिक्रमण के कारण होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमण के कारण क्या होगी, वर्ष, 1 वर्ष की अवधि तय होती है। इसके अलावा विभिन्न ऋतुएं परिवर्तन होते हैं जिसके कारण वहाँ के जो जलवायु होती है, जलवायु दशा का निर्माण होता है, उसके अनुसार पशु पक्षियों का समायोजन और विकास होता है। कहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, कौन से पशु पाए जाएंगे, ये सब निर्धारण होता है। इसको और डिटेल में तापमान जब पढ़ेंगे, आर्द्रता पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे, इन 3 फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद हम विषुवत जलवायु पर क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान के जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग PDF दे देंगे हर चीज़ का, और जो कंसेप्चुअल चीज़ है उसका PDF इसी फॉर्मेट में देंगे जिस फॉर्मेट में आपको PPT दिख रही है। और आगे जब कंसेप्चुअल को जो एग्ज़ाम से आने वाले क्वेश्चन होते हैं मेंस के, उसमें हम लोग लिखवाएंगे नहीं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसका हम लोग PDF दे देंगे, ठीक है। PDF दे देंगे, आप लोग डाउनलोड करके बार बार रिवाइज करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि शर्म करेंगे तो आपका भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधकार में हो जाएगा। पढ़ाई में शर्म नहीं करना है, जो शर्म करता है वो ज़िंदगी भर कुछ जान नहीं पाता। हम लोग इसको डिटेल में करते हैं घूर्णन को। अब 2 ये कंसेप्ट है, इसको पढ़ के उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। हालांकि आज जितना कंसेप्ट पढ़ाया गया है उसमें से कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बेझिझक। तो पहले हम लोग घूर्णन पढ़ेंगे। तो घूर्णन, रोटेशन, परिभ्रमण क्या है। पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है
ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। अभी तक हम समझाने के लिए वहाँ पर वैसे बनाते थे, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है, ये है ना साउथ पोल, ये है विषुवत, और ये कर्क रेखा अर्थात 13.5 डिग्री नॉर्थ, ये है मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसी प्रकार के आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। तो पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू अर्थात गोल लट्टू आप लोगों ने बचपन देखा, तो उसके बाद घूम रही है। इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1600 या 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अर्थात अपने अक्ष घूमने पे कितना समय लगा देती है, अर्थात एक दिन की अवधि जो होती है जिसे घूर्णन अवधि बोलते हैं, उसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसे एक्यूरेट वे में देखें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूर्ण करता है, जिसे घूर्णन अवधि करते हैं। और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, और दिन रात का छोटा होने का कारण जो होता है, पृथ्वी का परिक्रमण होता है। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण होता है, न कि घूर्णन, ये भी जान लीजिएगा। ना हो तो जो चीज़ें आपको नहीं याद आ रही तो वीडियो पॉज करके उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो दिन रात होने के कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन है। और दिन रात छोटा बड़ा होने के कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव करके दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन के प्रभाव क्या होता है, इसके कारण दिन और रात का होता है। दिन और रात क्यों होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, और कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिसिस बल क्या होता है, जो हवा, इसका उपयोग हम कहें ना, ये कंसेप्ट जो है घूर्णन और परिक्रमण, ये पूरे ज्योग्राफी को पूरा आधार प्रदान करता है। तो इस घूर्णन के कारण जब तेजी से पृथ्वी घूमती है, इसके कारण हवाओं में दिशा में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है। और दिशा में परिवर्तन क्यों होता है, इसी कोरियोलिसिस बल के कारण। कोरियोलिसिस बल क्यों उत्पन्न होता है, इसका उत्पन्न होने के कारण यही घूर्णन है। पृथ्वी के अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो एक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझने की जरूरत क्या है, घड़ी सामने रख के देख लीजिए। क्लॉकवाइज ये है, और एंटी क्लॉक, सुई जिस दिशा में घूम रही है उसे क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज बोलेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कोरियोलिसिस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल होता है। जब हम लोग कोरियोलिसिस बल पढ़ेंगे और दाब कटिबंध बात करेंगे, तो कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति के कारण, ठीक है, कहाँ पर कोरियोलिसिस बल ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, उनमें परिवर्तन क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, हवाएं कैसे किन किन दशाओं में क्या क्या परिवर्तन लाती हैं। ठीक है, और उससे क्या व्यापारिक हवाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, पश्चिमी हवाओं पे क्या, ध्रुवीय पवनों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबको बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। और आप लोग अगर ये कंसेप्ट याद और समझ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे, अर्थात उसमें स्मृति में डाल लेंगे, और इसमें याद रट्टा नहीं मारना है, आप लोग को याद करना है। तो प्रभाव में देखें, दिन और रात का होना, कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति, और डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको आगे। हम उतनी ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जितना आपके लिए अभी जरूरी है। और इसे दैनिक गति कहते हैं, ये पहले से जान लिए हैं। आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं, परिक्रमण या रिवोल्यूशन। इसको अच्छे से आप पीछे देख लिया गया, अच्छे से अपने अक्ष पर घूमती हुई
देखिए पृथ्वी क्या करती है, एक तो अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, दूसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति आवर से गति से दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन वगैरह होता है, वो तो बता ही दिए। और एक परिक्रमण जिसे परिक्रमण अवधि होती है में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, इसीलिए 365 दिन को एक वर्ष निर्धारित किया गया है। क्यों? क्योंकि यही वो समय अवधि है जिसमें पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगा लेती है। इसीलिए सूर्य विभिन्न ग्रह सूर्य के अलग अलग समयावधि में परिक्रमण करते हैं, जिसके कारण हर ग्रह के अपनी अपनी अलग एक वर्ष की समयावधि होती है, जिसे परिक्रमण काल कहते हैं। 365 ये अतिरिक्त दिन को प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष के रूप में 29 फरवरी के रूप में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको समायोजन करने के लगभग ये 6 घंटे है, 6 12 6 3 18 6 चौक 24, तो 4 वर्ष में एक दिन लगभग हो जाता है 24 घंटे, तो उसको प्रत्येक लीप वर्ष जिसे संज्ञा देते हैं। आप लोग C-SET में पढ़ते हैं लीप वर्ष की संकल्पना, और ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो उस लीप वर्ष की संकल्पना यही है, परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होता है। और हम लोग मानते हैं एक वर्ष 365 दिन होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसी समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अतिरिक्त जो लगभग 6 घंटे हैं उसको प्रत्येक एक लीप वर्ष में जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे। अब इसे वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति क्यों कहते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक परिक्रमण अवधि कर लेते हैं सूर्य का चक्कर लगा। इसका प्रभाव क्या है, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं दिन रात होने के कारण क्या है। दिन रात होने का कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन। ठीक है, और दिन रात का छोटा बड़ा होना ये किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। और याद रखिए परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर है। ठीक है, परिक्रमण माने रेवोल्यूशन और परिभ्रमण माने रोटेशन। कभी कभी होता है कि गूगल ट्रांसलेशन आ जाता है और बच्चे कहते हैं एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, और वो माइन्योर गलती के कारण पीटी रह जाता है। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन के लिए आप लोगों को अभी फिर से डिटेल में समझाए ही थे। ये हो गया सूर्य, ये दीर्घवृत्ताकार में लगभग गमन कर रही है। ठीक है, जब सूर्य जिस 23.5 डिग्री झुकने के कारण जब ये कर्क रेखा पर होती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। जब ये मकर रेखा पे बिल्कुल लंबवत होता है तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम होता है। तो वो कंसेप्ट अभी आप लोग देखें और फिर से डिटेल में। ऋतु परिवर्तन सर्दी गर्मी बरसात होता है। विषुवत होता है। विषुवत क्या होता है, विषुवत वह समय अवधि है जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पे बिल्कुल लंबवत होती है। वो सितंबर और मार्च में 2 समय अवधियों में होता है। वो आपको लगभग 2-3 बार बताया गया। उपसौर और अपसौर की अवस्थिति। उपसौर अपसौर की अवस्थिति क्या होता है, देखिए पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार गमन के कारण क्या होता है कि एक ऐसी अवस्थिति आती है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है, और एक होता है सबसे अधिक दूरी पर होती है। जिसके कारण क्या होता है, सूर्य ताप का प्रभाव थोड़ा दूरी होने के कारण ज़्यादा होती है। इस दूरी में अंतर को ही उपसौर अपसौर बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में दिखाते हैं। उपसौर अपसौर क्या होता है, ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात अगर एक स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, तो आप लोग बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि
ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात, ये होता है परिक्रमण के कारण, न कि घूर्णन के कारण। आप लोग को पहले ही लाइन में बताया गया कि दिन और रात का छोटा और बड़ा होना इस पर निर्भर करता है परिक्रमण। तो वहीं पर दिन 6 महीने का हो जा रहा है, 6 महीने की रात हो जा रही है, वो विशेष अवस्थिति के कारण होता है। आर्कटिक सर्कल के उस पार, अंटार्कटिक सर्कल के नीचे और आर्कटिक सर्कल के ऊपर सूर्य किरण लंबवत और तिरछा होने के कारण ये होता है परिक्रमण। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखाओं का निर्धारण भी किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सूर्य क्या नाम है, विषुवत, पेरिलियन, अपेरिलियन, उपसौर, अपसौर की संकल्पना को देखते हैं मैप चित्र के माध्यम से। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पे, जैसा आप लोगों को पहले बताया गया, गमन करती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी जब यहाँ से गमन करना शुरू करती है धीरे 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 धीरे, जब ये जनवरी की स्थिति में आ जाती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। इसी न्यूनतम दूरी को उपसौर या पेरिलियन बोलते हैं। ठीक है, उपसौर अगर स्टेटमेंट आए उपसौर क्या है, तो उपसौर है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, तो उस दौरान जब पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी हो रहती है, उस संकल्पना को उपसौर बोलते हैं, जिसे पेरिलियन बोलते हैं। ठीक है, इस संकल्पना का उपयोग ताप, जब हम ताप को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे, और तो ये संकल्पना याद होनी चाहिए पेरिलियन। ठीक है, न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी जुलाई के समय में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, अधिकतम दूरी है, इसी को अपसौर या एफेलियन होना चाहिए। आप लोग याद होना चाहिए जुबामो जुमानी, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। हालांकि ये बार बार कंफ्यूजन करेगा, लेकिन वो जब भी उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपकी स्मृति में आ जाएगा कि उसमें क्या डिफरेंट है। न्यूनतम दूरी जब दोनों के बीच होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो हो जाएगा उपसौर। और कब होता है वो, जनवरी के समय। और अपसौर क्या होता है, एफेलियन क्या होता है, एफेलियन होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जब होती है, उस अवस्थिति को कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों के जेहन में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर इसके बीच न्यूनतम दूरी है तो उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात जब कर्क रेखा पर सीधी होती है, तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होना चाहिए। लेकिन जनवरी में तो अपने यहाँ ठंडी होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर में रह रहे हैं। तो उसका कारण क्या होता है, अपसौर की अवस्थिति जो है संकल्पना है, उसके कारण सूर्याताप जो होता है, सूर्य से आने वाले किरणें होती हैं, उसमें सिर्फ कितना परिवर्तन होता है, सिर्फ जानते हैं 6% का परिवर्तन होता है, जो लगभग नगण्य होता है। इसका प्रभाव नगण्य होता है। अगर नगण्य ना होता ना, तो जिस समय उपसौर होता है वहाँ, उस समय हमारे यहाँ जब गर्मी का मौसम होता है जनवरी में। ठीक है, और जुलाई के समय में क्योंकि दूरी अधिकतम होती है, तो सूर्याताप थोड़ा 6% कम मिलेगा। ठीक है, कम मिलने के कारण से यहाँ पर ठंडी का मौसम होना चाहिए, लेकिन गर्मी का मौसम होना है। जब हम लोग सूर्याताप पढ़ेंगे, ताप प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट फिर से देखेंगे। ठीक है, उसका कारण यही होता है कि सिर्फ 6% प्लस, जब उपसौर की स्थिति में 6% अधिक ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो अत्यंत नगण्य होती है, और अपसौर की स्थिति में 6% कम मिलती है, और उसका भी प्रभाव नगण्य होता है। ठीक है, अब विषुवत को देखते हैं। विषुवत क्या होता है, विषुवत वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, विषुवत का कंसेप्ट हम बार बार देखेंगे। तो 2 समय अवधि होती है, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर को विषुवत होता है। ये हो गया
उपसौर, अपसौर और विषुवत। ठीक है, अब क्या बचा? अच्छा, ध्रुव पे 6 माह का दिन, 6 माह की रात, और सूर्य के किरण लंबवत व तिरछापन होना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, ये आप लोगों जान लिए, लेकिन इसका निर्धारण इसी परिक्रमण की अवधि में वह नॉर्थ या साउथ, सॉरी, वह उत्तरी अक्षांश जहाँ पर सूर्य की किरण, वह आखिरी उत्तरी अक्षांश जहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत होती है, उसके बाद लंबवत नहीं होती, तिरछा होती है। अर्थात सूर्य किरण ये 23 डिग्री मान लीजिए है, इसके ऊपर कभी लंबवत नहीं होगी, इसके नीचे होगी। ठीक है, और सूर्य के किरण का जो विस्थापन होता है लंबवत किरण का, ये कहाँ से कहाँ होता है? नॉर्थ में कर्क रेखा तक, और ये मकर रेखा, और साउथ में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में साउथ। तो समर सॉलिस्टिक, जैसे जून के समय, हमारे गर्मी के समय, वह सबसे उत्तरी बिंदु जहाँ पर सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है, जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, इसका निर्धारण होता है। इसका वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित वह दक्षिण बिंदु जहाँ पर क्या है, सूर्य की किरण लंबवत होता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने पथ पे अपने अक्ष पर झुके होने, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने और दीर्घवृत्ताकार परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, सूर्य के लंबवत किरण का, लंबवत किरण क्या होता है, जो सीधी रेखा जिस बिंदु पर पड़ती है उसे लंबवत, उस क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। विस्थापन कहाँ से कहाँ तक होता है? कर्क रेखा से मकर रेखा। देखिए एक अवस्थिति होती है 21 जून, 21 जून को कर्क रेखा पे बिल्कुल सीधी होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो विषुवत रेखा की ओर विस्थापन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और 23 सितंबर की वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि लंबवत किरण जो सूर्यताप होता है, सूर्य किरण होती है, वो विषुवत अथवा विषुवत रेखा पे होती है, विषुवत की स्थिति होती है। फिर यहाँ से इसका और दक्षिणायन होता है, अर्थात दक्षिण की ओर जाती है, और मकर रेखा पे 21 दिसंबर को मकर रेखा पे, अर्थात जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है तो यहाँ पर गर्मी का, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की किरण कहाँ पे लंबवत है? मकर रेखा पे। मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा सूर्य या ताप मिलेगा, तापमान अधिक होगा, इसलिए जस्ट इसकी अपोजिट क्या होगा कि जब यहाँ पे लंबवत होगा तो हमारे कर्क रेखा पे क्या होगा, सूर्य लंबवत नहीं होगा, तिरछा होगा। तो यहाँ पर जब यहाँ गर्मी का मौसम होगा दक्षिण गोलार्ध में, यहाँ पर सर्दी अर्थात ठंड का मौसम होगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये दक्षिणायन से इसका उत्तरायण होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और ये फिर ये पुनः विषुवत रेखा पे लंबवत होती है, जैसे विषुवत की स्थिति 20 मार्च फिर होते हैं। फिर उत्तरायण होते होते क्या होता है कि 21 जून को फिर से यह प्रक्रिया साल में होती रहती है। इसी प्रक्रिया को अगर हम धीरे से सहज भाषा में समझना चाहें तो ये अवस्थिति देखिए, ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर थोड़ा सा चपटी है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम 23.5 डिग्री झुकी हुई भी दिखाना है, तो उसी अनुसार बनाते हैं। ये मान लीजिए हम, सॉरी, ये मान लीजिए हमारी वसुंधरा है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पे झुकी है। ठीक है, वसुंधरा अर्थात अवनी अर्थात पृथ्वी। ठीक है,
23.5 डिग्री पे झुकी है, 23.5 डिग्री पे झुकी है, ठीक है, 23.5 डिग्री कोण पे। ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात आर्टिक वृत्त हो गया, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार इधर भी, ठीक है, 90 डिग्री साउथ। अब मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, अब सूर्य की किरण कभी लंबवत पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इधर के क्षेत्रों में क्या होगा, मकर रेखा नीचे, यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की किरण क्रमशः कम होती जाएगी, ठीक है। जब यहाँ जब लंबवत होगी तो यहाँ पर गर्मी का मौसम, इधर ठंडी का मौसम, ये चक्र घूम भी रही दीर्घवृत्ताकार पथ पे। और जब ये मकर रेखा पर लंब पड़ेगी तो यहाँ पर तिरछी पड़ेगी सूर्य की किरण। अब ये इसका मतलब कारण जो होता है, कॉज होता है, ये मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुके होना 23.5 डिग्री पे, और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमण, ठीक है। तो दो कारण इसके हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुके होना और दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, जिसके कारण यहाँ पर दिन रात बड़ा छोटा होगा। कभी इधर जब ये कर्क रेखा पर होगी तो उत्तरी गोलार्ध के दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी, और जब ये मकर रेखा पे लंबवत होगी तो क्या होगा, मकर रेखा पर लंबवत होगी तो क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध के दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। जस्ट इसके अपोजिट उत्तरी गोलार्ध होगा। लेकिन विषुवत के समय क्या होगा, जब विषुवत की उपस्थिति होगी तो लगभग कर्क रेखा और मकर रेखा पर लगभग तिरछी किरणें लगभग समान होंगी। उस समय दिन और रात की अवधि लगभग समान होगी। तो आप लोग लगभग कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और उसका समाधान होगा। और आज का टॉपिक लगभग समाप्त हो गया है, तो धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।